अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है जिसका नेम है द डेफिनेट इंटेग्रल। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 किया था जिसका नेम था इनडेफिनेट इंटेग्रल। आपको इस चीज का आइडिया थोड़ा बहुत है कि डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल में क्या फर्क होता है। जो हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है उसमें हमें लिमिट गिवन होती है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की वैल्यूज हमें दी होती हैं। जबकि अनडेफिनेट इंटेग्रल में हमारे पास अपर या लोअर लिमिट नहीं दी होती। फिलहाल अभी हमने कुछ बेसिक सी डेफिनेशन पढ़नी है, देन इसके बाद हम डेफिनेट इंटेग्रल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल की। तो पार्टीशन का मतलब ये है कि आपको कोई भी क्लोज इंटरवल दिया होगा, आपने क्या करना है, आपने उसकी पार्टीशन करनी है। तो सपोज किया आई आपके पास एक इंटरवल है जो कि क्लोज है, ए उसका इनिशियल पॉइंट है और बी उसका फाइनल पॉइंट है। हमने क्या किया, हमने इसकी पार्टीशन कर ली। तो जब हमने इसकी पार्टीशन की तो पार्टीशन का मतलब ये है ए बी को स्मॉल स्मॉल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देना। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे, जो सब इंटरवल्स आएंगे, हम कहेंगे कि वो ये जो इंटरवल आई है उसकी पार्टीशंस बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक आई इंटरवल लिया और पी एक पार्टीशन ली। मैंने खुद से एक रियल लाइन ली, यानी मैंने कोई एक फाइनाइट इंटरवल ले लिया, उसमें जो ए बी था उसको मैंने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी अगर ए मेरे पास एक्स नॉट है और बी जो है वो एक्स एन है, तो मैंने इसे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री कह दिया। और इस इन डॉट्स का मतलब ये है कि हम और भी पॉइंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि ये जो पार्टीशन होती है ये हम अपनी मर्जी से करते हैं। अभी जब हम रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तो रियल एनालिसिस में मैंने अच्छे से पार्टीशन को भी डिफाइन करना है। उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में हैं जिसके जरिए हम पार्टीशन निकालते हैं। फिलहाल कैलकुलस में जो एग्जांपल थी एसएम यूसुफ की बुक में जैसे लिखा हुआ था, मैंने एज इट इज उसको फॉलो किया और ये नोट्स जो हैं वो रेडी किए हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास कैलकुलस की बुक है उसमें से तो आपको सब कुछ ही आना चाहिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन हमें क्या कहती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पार्टीशन क्या है। सपोज किया कि आई मैंने 0,4 एक क्लोज इंटरवल ले लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी पार्टीशन की। तो 0 और 4 को मैंने स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने का मतलब ये है कि 0 4 के दरमियान में आपने पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। और वो जो आपने पॉइंट कंसीडर करने हैं वो आपकी अपनी मर्जी के होने चाहिए। आप चाहे 2 पॉइंट्स ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, या आप जो है उन नंबर्स को इशारे में भी ले सकते हैं, यानी 0,5 ले लें, 0,6, जो भी आपका दिल करे आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने P1 एक पार्टीशन ली, मैंने खुद से जो उसके अंदर उसके पॉइंट्स ले लिए वो 0 1 2 3 4, क्योंकि इंटीजर था। तो मैंने इजी वे में अंडरस्टैंड के लिए जो है वो सिंपल जो है वो काउंटिंग के नंबर्स लिख दिए हैं। तो अब मैंने ये कहा कि जो P1 है ये मेरे पास आई की पार्टीशन है। तो क्वेश्चन ये अराइज है कि अगर आपके पास कोई भी इंटरवल है उसकी टोटल या मैक्सिमम या मिनिमम कितनी पार्टीशंस बन सकती हैं। तो इसका याद रखिएगा कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं है। अभी तक कोई फॉर्मूला इन्वेंट नहीं हुआ जो कि हमें मैक्सिमम या मिनिमम पार्टीशन बता दे। क्योंकि आपको खुद पता है कि रियल लाइन में जो है वो बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, हर रैशनल नंबर के दरमियान में इरेशनल नंबर है, 0,00 समथिंग अनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हमें फिलहाल कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता जिससे हम टोटल जो है वो पार्टीशन के सब इंटरवल्स निकाल सके कि कितने बनते हैं। तो इस वजह से हम अपनी मर्जी की लेंथ लेते हैं और अपनी मर्जी के सब इंटरवल्स चूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो P1 पार्टीशन थी, मैंने हर दो नंबर्स के दरमियान में कितने का डिफरेंस रखा, मैंने 1 का डिफरेंस रखा। यानी 1 में से 0 गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब इसकी लेंथ 1 है। और 1 से 2 के दरमियान में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है इसकी लेंथ 1 है। तो मैंने हर दो नंबर्स के दरमियान में 1 लेंथ रखी
और 1 लेंथ रखने के बाद जो भी डिफरेंस आ रहा था मैंने कहा कि ये उसकी लेंथ है। तो इसे कहा जाता है लेंथ ऑफ पार्टीशन। अब मैंने खुद से एक P2 पार्टीशन ली। अब P2 पार्टीशन मैंने अपनी मर्जी से डिफाइन की और इसमें मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो 0, 3 और 4 ले लिए हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि ये आपके पास पार्टीशन है, इसकी लेंथ बताएं कितनी है। अभी आगे जाके भी हम लेंथ पढ़ेंगे, यहाँ पे टॉपिक है लेंथ का। तो लेंथ में बस ये होता है कि आपने हायर में से लोअर को माइनस करना है। 3 में से 0 गया, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये जो 0, 3 का सब इंटरवल है इसकी लेंथ 3 है। सिमिलरली 3, 4 आपके पास एक सब इंटरवल है, 4 में से 3 गया, 1 आता है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ 1 है। तो ये जो है इसे कहा जाता है लेंथ ऑफ पार्टीशन। फिलहाल इस टॉपिक में आपने ये सीखा कि अगर आपके पास कोई भी इंटरवल दिया गया हो आप उसकी पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। ये जो पार्टीशन है ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसकी और भी मजीद पार्टीशन ले सकते हैं। आप इसके पार्टीशन में 0, 1 ले लें सिर्फ, या 0, 2 ले लें, 4 ले लें, जो मर्जी ले लें, आपकी मर्जी है। ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ 2 पार्टीशंस लिखी हैं, अदरवाइज मैं और भी बहुत ज्यादा पार्टीशंस कंसीडर कर सकती थी। अब ये जनरल नोटेशन है कि अगर पार्टीशन है तो उसको पी और क्लोज इंटरवल ए बी इस शक्ल में भी लिखा जाता है। ये उसने सिंपल हमें नोटेशन बताई है। उसके बाद वो सब इंटरवल की बात करता है। वो कहता है कि जो आपने आई इंटरवल लिया था और आपने जो P1 पार्टीशन कंसीडर की थी, हम इसके सब इंटरवल्स बना सकते हैं। सब इंटरवल का मतलब है जो इंटरवल है उससे छोटा। तो देखिए वो जो सब इंटरवल है वो मैं पार्टीशन को दे के मैंने बनाई। पहले में मैंने 0, 1 ले लिया, फिर नेक्स्ट वाले में मैंने 1, 2 कंसीडर कर लिया, उसे नेक्स्ट में मैंने 2, 3 ले लिया, उसे नेक्स्ट में मैंने 3, 4 ले लिया। तो देखिए ये सारे के सारे सब इंटरवल्स मैंने जो बन सकते थे इसमें से वो मैंने बना लिए। और ज्यादा भी सब इंटरवल्स बन सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर हैं, लेकिन मैंने वैसी डेफिनेशन समझाने के लिए जो मेन मेन इंटीजर्स थे उनके सब इंटरवल उठाए। तो ये सारे हमारे पास सब इंटरवल्स कहलाते हैं, यानी सब इंटरवल जो असल इंटरवल है उससे छोटे होते हैं, उसका जैसे सबसेट होते हैं, तो इसे सब इंटरवल कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है लेंथ ऑफ इंटरवल या सब इंटरवल। तो लेंथ मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हायर में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। आपको पता है कि r+1 का मतलब बड़ी वैल्यू है और इस r का मतलब कि ये छोटी है। तो जैसे आपने यहाँ पे किया था इस P1 पार्टीशन में, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, तो आपने हायर में से लोअर माइनस किया था। तो जो भी नंबर आता है वो उसकी लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट में एग्जाम्पल दिए वहां पे आप देख सकते हैं। मैंने सेम एग्जाम्पल कंसीडर की ताकि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सारे का सारा आइडिया क्लियर हो जाए कि सब इंटरवल लेंथ ये क्या चीज है। तो ये P1 पार्टीशन थी, ये P2 पार्टीशन थी। जैसा कि आपको इसमें साफ नजर आ रहा है कि हर दो नंबर्स के दरमियान में 1, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी पार्टीशन है इसकी लेंथ मेरे पास 1 है। सिमिलरली जब मैंने P2 में देखा तो मैंने देखा कि हर दो नंबर के दरमियान में सेम नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि हर जो इंटरवल है उसकी डिफरेंट लेंथ होगी। तो इस वजह से मैंने एक सब इंटरवल लिया 0, 3, और दूसरा जो सब इंटरवल है वो 3, 4 लिया। देखेंगे 3, 4 लिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिया हुआ है 0, 3। तो मैंने सिंपल लेंथ निकाली। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी पार्टीशन आ जाए जिसमें हर दो नंबर के दरमियान में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिफरेंस आ रहा हो, तो उस टाइम पे आप उसके सब इंटरवल्स बनाओगे और सब इंटरवल बना के फिर आपने हायर में से लोअर को माइनस करना है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन में आपने हर सब इंटरवल की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ करके आपने निकालनी है। एट ए टाइम आप पूरी पार्टीशन की लेंथ नहीं निकाल सकते। तो इसमें देखिए I1 हमारे पास क्या है, 3 आ गया, और इसमें जब आपने जो है वो डिफरेंस निकाला तो आपके पास 1 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास लेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास है डार्बॉक्स सम। तो डार्बॉक्स सम हमारे पास एक ऐसा सम होता है जो कि लोअर डार्बॉक्स सम भी रखे और अपर डार्बॉक्स सम भी रखे। ये वाली इसकी जनरल डेफिनेशन है। तो पहले हम लोअर डार्बॉक्स सम और अपर डार्बॉक्स सम को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो लोअर डार्बॉक्स सम हमारे पास क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n mr डेल्टा r। डेल्टा आर आपको पता है लेंथ की नोटेशन है, ऊपर हमने लेंथ के लिए डेल्टा यूज किया था। अब ये कहता है कि ये जो डेल्टा है ये हमारे पास लेंथ है, किसकी लेंथ है, सब इंटरवल की। और ये जो एम आर है ये इंफिमम को शो करता है।
आपको पता है, आपने रियल एनालिसिस पहले थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कि अगर कैपिटल एम हो तो वो सुप्रीमम को शो करता है और स्मॉल एम इन्फीमम को शो करता है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज किया कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है। ये मैंने खुद से इजी सा फंक्शन लिया ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हमारे पास लोअर डरबॉक्स सम क्या होता है। तो आपने एक फंक्शन लिया, अब इस फंक्शन को मैंने वैसे ही अपनी मर्जी से एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। आपको पता है कि एक्स है, इसका मतलब इसकी जो नोटेशन होगी ग्राफ की वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। एसएसटी की बुक निकालो एक दफा, वो रिवाइज फिर उसके बाद आपने करो। इंटरवल जो लिया था वो 0.4 था, ये इवन आपने लिया। तो खुद से जो मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन कर ली 0.34 की, यानी ये चीजें आपने खुद से कंसीडर की। आपने इसके सब इंटरवल्स बना लिए जो कि इसके बन सकते थे। अब आपका काम क्या है, आपने इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करनी है लोअर डारबॉक्स सम की। ऐसे टाइम पे आपने ये चीज देखनी है कि हमारे पास सुप्रीमम इन्फीमम, तो मैंने आपको पहले बताया था और अपनी वीडियो का लिंक भी भेजा था जिसमें मैंने सुप्रीमम इन्फीमम निकाल के बताया था। तो जबानी अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं तो आपको पता है कि सुप्रीमम इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है वो ये इन्फीमम कहलाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि M1 M2 आर इन्फीमम वैल्यू ऑफ F इन सब इंटरवल्स I1 एंड I2। तो इसमें जो मेरे पास सुप्रीमम 3 है, इन्फीमम मेरे पास 0 है, यहाँ पे सुप्रीमम 4 है और इन्फीमम 3 है। तो फिलहाल क्योंकि हम लोअर की डेफिनेशन कर रहे थे तो हमें इन्फीमम चाहिए जो कि 0 है और 3 है। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने ये जो समीशन वाला फॉर्मूला था, मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि जब मैंने इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड किया तो मेरे पास टोटल 2 सब इंटरवल्स बने। आपको पता है कि जो लेंथ होती है किसी भी इंटरवल की, तो वो उसके मैक्सिमम पॉइंट से हमेशा एक कम होती है। तो यहाँ पे अगर 3 है तो इसकी जो लेंथ है वो 2 होगी। तो देखिए आपने खुद देखा यहाँ पे इसके 2 सब इंटरवल्स बने। तो इसका मतलब ये है कि एन की वैल्यू स्टॉप कहाँ पे करेगी, 2 पे स्टॉप करेगी। तो मैंने इसलिए जब इसको 2 पे स्टॉप किया तो यहाँ पे एक बार देखिए मैंने समेशन ओपन किया, एक बार आर को 1 लिखा और दूसरी बार 2 लिखा क्योंकि 2 सब इंटरवल्स बन रहे थे। मैक्सिमम लेंथ मेरे पास 2 थी, तो इस वजह से एन की वैल्यू 2 पे स्टॉप हुई, 1 से स्टार्ट हुई थी 2 पे स्टॉप हो गई। अब आपने M1 और डेल्टा वन लेना है। M1 आप जो है वो फर्स्ट वाला इंटरवल ले लें, M2 जो है वो सेकंड वाले को आपने कंसीडर करना है। तो M1 हमारे पास क्या था, हमारे पास ही इन्फीमम था। इन्फीमम आपको पता है यहाँ पे 0 है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। डेल्टा वन क्या होती है, लेंथ होती है, तो 3 में से 0 गए, 3 बचता है। बट मैंने यहाँ पे वैसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है 0 से जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है आंसर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा बिकॉज वो खत्म हो गया था। और M2 मेरे पास क्या है, 4 में से 3 गए, 1 आ गया। और M2 हमारे पास 3 है और डेल्टा हमारे पास 1 है। तो सिंपल जब मैंने इसको वैल्यू में पुट किया तो मेरे पास 3 डेल्टा 2 आ गया। डेल्टा 2 का तो आपको वैसे ही पता है कि डिफरेंस है, 4 में से 3 गए 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेल्टा 2 जो है वो 1 है। सिंपल जब आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लोअर डार्बोक सम है उसकी वैल्यू 3 आई है। तो इस तरीके से आप लोअर डार्बोक सम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अपर डार्बोक सम। अपर डार्बोक सम सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे आप कैपिटल एम यूज करेंगे। कैपिटल एम का मतलब है कि आप सुप्रीमम यूज करेंगे। मैंने सेम वही एग्जांपल ली, उस एग्जांपल में मैंने बस यहाँ पे जो है I1 और I2 में क्या देगा, सुप्रीमम देख लिया। यहाँ पे अब सुप्रीमम 3 है और इधर सुप्रीमम 4 है। बाकी सेम प्रोसीजर वैसा है, लेंथ भी सेम रहेगी, बस M1 और M2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे चेंज है, इसमें 3 है इसमें 4 है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर 13 आ गया, जिसका मतलब ये अपर डार्बोक सम की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है नॉर्म की और मैश की। वैसे डेफिनेशन कहीं पे यूज नहीं हुई बट बुक में लिखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दी कि आपको जो है प्रॉब्लम ना सही बट एटलीस्ट ये पता हो कि नॉर्म या मैश क्या होता है। ये नॉर्म और मैश वैसे तो फंक्शनल एनालिसिस मैंने पढ़ाई है, वहां पर भी ये यूज होता है। बट फिलहाल ये हम क्योंकि कैलकुलस में पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन वहां से चेंज है। तो इसमें मैक्सिमम होता है और डेल्टा आर लिखा जाता है। डेल्टा आर वही है, एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, लेंथ है, यानी आपने अपर में से लोअर वैल्यू को माइनस करना है। और मैक्सिमम जो है वो एज ए सुप्रीमम काम करता है, इस चीज का भी आपको पता है।
कि सुप्रीमम या मैक्सिमम हम अक्सर जगह पे सेम लिखा देखते हैं, स्पेशली टोपोलॉजी में और फंक्शनल में। उसमें दोनों का मतलब सेम कंसिडर किया जाता है। इधर भी आप वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, यहाँ पे भी सेम ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये जैसे कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर तो ऐसे बैठे बैठे इंटरव्यू में भी या इजीली कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, और इसका बहुत जगह पे यूज है। क्योंकि इस कैलकुलस की बुक में जस्ट जो है वो वन पार्ट दिया हुआ था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का, बट जब हम रियल एनालिसिस करेंगे तो रियल एनालिसिस में फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आता है। तो वहां पे क्योंकि उसे डीपली बताया गया है, तो वहां पर हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एस एम यूसफ, हम फिलहाल जो है वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। इसको अक्सर कहा जाता है कि थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें सिंपल बस हमने, अगर आप देखें क्योंकि आप में इंटीग्रेशन करके आए हैं, तो इसमें सिंपल बस इंटीग्रेशन ली है और अपर लिमिट में से फिर लोअर लिमिट को माइनस किया है, और कुछ भी नहीं किया हुआ। बस इसका उसने ऐसी नेम रखा हुआ है कि ये जो है एक थ्योरम का नेम है। अदरवाइज इंटीग्रेशन लेना बहुत आसान है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना तो बिल्कुल बच्चों का काम है। तो एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ था, आपने उसकी इंटीग्रल ली और आपको अपर और लोअर लिमिट गिवन थी। आपको पता है कि आपने क्योंकि डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज याद किए होंगे, मैंने बताया भी थे कि करने हैं प्रिपेयर। तो आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स एक्स है, और आपने सिंपल जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट की इसके अंदर, तो आंसर वन आ गया। तो ये जो अब एग्जांपल बनी है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की है। ये सिंपल आप कहोगे आपने डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल है, कोई भी आपके पास इंटीग्रल गिवन है, उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है अनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में जैसे कि आपको पता है अपर और लोअर लिमिट गिवन होती है, और इनडेफिनेट में जो है वो अपर और लोअर लिमिट नहीं गिवन होती, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 4 किया। फिर अभी हम क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो जब आप रियल में जाएंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल की भी आगे फर्दर टाइप्स आ जाएंगी। एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, और फिर दूसरी होती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फिर प्रॉपर इंटीग्रल में ये होता है कि आपके पास कोई भी इंटीग्रल दिया होता है, उस फंक्शन कोई भी दिया होता है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और जब आप लिमिट पुट करते हैं तो आपका फंक्शन हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट आंसर देता है। लेकिन हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो आंसर है वो फाइनाइट नहीं आता, अनडिफाइंड आंसर आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है। और उसकी अपर या लोअर लिमिट दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर इन्फिनिटी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होता तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दिया होता है जिसको जब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक टाइप है। फिलहाल कल के लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल या प्रॉपर इंटीग्रल को ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो भी हम करेंगे सिंपल हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें हमारे पास प्रॉपर भी आ जाएगा। कल के लेक्चर में हम जो है वो स्पेशली इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल की। अब ये इसमें से जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसको बस याद कर लीजिएगा। ये हमें ये बताती है कि अगर आप x की जगह पे कोई और वेरिएबल रिप्लेस करते हो तो जो इंटीग्रल है उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। उसने यही बात लिखी है कि डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड अपॉन फंक्शन। देखिए मैंने x की जगह पे z लिख दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं है। बट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहीं पे यूज नहीं होती। मेन जो प्रॉपर्टी यूज होती है जो अभी एक्सरसाइज में यूज होगी, एक तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, एक ये थर्ड प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी, और एक ये लास्ट वाली। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में सिर्फ यही चार पांच ही प्रॉपर्टीज रिवॉल्व करेंगी। तकरीबन हर क्वेश्चन में आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी लाजमी यूज करनी है। तो इस प्रॉपर्टी में ये है कि जो आपके पास अपर और लोअर लिमिट है, आप इसको जो है वो इंटरचेंज कर सकते हो। जब आप इनकी पोजीशन को चेंज करते हो तो हमेशा माइनस का साइन आता है, इस चीज का आपको पता है, आइडिया होगा आपको। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई इंटरवल ए से बी है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, और स्प्लिट करने के बाद कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। लेकिन वो जो सी नंबर है वो हमेशा ए और बी के दरमियान में होना चाहिए, उसके बाहर से कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम वो जो नंबर सी है वो चूज करते हैं। सिमिलरली ये भी बहुत यूज है।
तकरीबन दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में इसका यूज है कि अगर आपके पास कोई लिमिट 0 से a दी गई हो, यानी ये हमेशा 0 होना चाहिए, इधर कोई ना कोई आपको नंबर दिया हो, तो आप इस तरीके से इंटेग्रल लिख सकते हो, उस a में से x को माइनस करना है। ये माइनस भी इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा फंक्शन जो है, अगर हम उसमें सिंपल ही वैल्यू पुट करें तो वो आंसर सही नहीं दे रहा होता, अनडिफाइंड दे रहा होता है, या कुछ ना कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा होता। तो सोल्यूशन लाने के लिए हम a माइनस एक्स करते हैं। इससे हमारा फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है और उसकी इंटीग्रेशन लेना बहुत ईजी हो जाता है और जल्दी से आंसर आ जाता है। तो अगर आपके पास सिंपल भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप उसमें भी ये प्रॉपर्टी ऐड करो तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका कुछ ना कुछ नंबर ही आ जाता है या कोई फंक्शन आ जाता है, बहरहाल अनडिफाइंड नहीं आता। और नेक्स्ट में ये प्रॉपर्टी देख लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई इंटेग्रल है, उसकी पावर में n दिया हुआ है, तो आप उस n को बाहर भी लिख सकते हैं। अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसमें हम इस तरीके से लिख पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 देखें बाहर आ गया। अगर कोई भी नंबर हो तो वो नंबर बाहर आ सकता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब आपका काम तो जाहिर बात है प्रॉपर्टीज को बस अंडरस्टैंड करना है। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम में हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जिनको मैंने हाईलाइट किया। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो पास पेपर जितने भी हैं, एफपीएससी के ले लें, पीपीएससी का ले लें, कि एफपीएससी का ले लें, जितने भी ले लें, उनमें जो इंटीग्रेशन है उसमें से डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन मस्ट आता है। और स्पेशली आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे होंगे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दी होगी, या तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया होगा, या उसका फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, या एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और ये बहुत बार पास में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। जैसे ये देखें, ये भी मॉड वाला, ये भी मॉड वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपने खास ध्यान देना है। तो अब ये इंटीग्रेशन आपने इसकी किस तरीके से लेनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो। जैसा कि आपको पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स आता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। इसको तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आपको इस डेफिनेशन का पहले से भी आइडिया है। आपने क्या करना है, अब आपने लेनी है इसकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जाहिर बात है आप कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की सिंपल इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। इंटीग्रेशन लेने के लिए आपको इसके ऊपर इसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी। तो आपने देखना है कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 और 0 से अबव हो, तब पॉजिटिव आंसर आता है। लेकिन आपने देखा कि इंटरवल -2 से 2 के दरमियान में है, ये 2 नहीं हुआ क्योंकि आपने 0 से आगे और पीछे चेक करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इंटीग्रेशन को यहाँ पे तोड़ना होगा और वो जो सी वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी होगी। और आप देख रहे हैं कि 0 जो है वो -2 से 2 के दरमियान बिलोंग भी करता है। तो यहाँ पे मैं वो सी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन को तोड़ दिया। देखिए यहाँ पे भी 0 ऐड किया, इधर भी 0 ऐड किया, और फिर मैंने इधर भी एक्स मॉड, इधर भी एक्स मॉड लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखा कि -2 से 0 हमारे पास नेगेटिव वाली साइड है, तो यही -x वाली साइड है। तो इसका मतलब ये है, इस x मॉड की जगह अब मैं -x लिख दिया मैंने। और जो 0 से 2 है ये पॉजिटिव वाली साइड है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉजिटिव का x लिख दिया। बाकी मैंने बिल्कुल सिंपल सी इंटीग्रेशन ली और लेके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब किया तो आंसर मेरे पास 4 आ गया। तो इस तरीके से आप मोड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपके पास इंटीग्रेशन दी हुई थी। अब आपने ये देखना है कि ये जो 1 से 5 है, -1 से 5 है, सबसे पहले आपने ऊपर वाले एग्जांपल की, आपको पता है कि आपने इसके अंदर कोई सी नंबर ऐड करना है। तो आपने देखा था कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये 0 कब होती है, जब इसकी जगह पे हमारे पास 2 आएगा, देन ये 0 होगी। तो ऊपर भी हम ऐसे ही कर रहे थे, डेफिनेशन में हमने कहा था कि x 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको 0 बना रहे थे। तो सिमिलरली जब मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करूंगी, मुझे इसको 0 बनाना होगा। तो 0 तब बनेगा जब x की जगह पे 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन बनेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी x-2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x-2 इफ x इज लेस देन 2। तो अब ऐसी सूरत में एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन इस तरीके से अप्लाई होगी। ये आपने पहले भी जो है वो पढ़ा होगा कहीं पे। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने इसको जो तोड़ना है वो 2 की फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन पूरा 0 होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपने सिंपल इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आपने देखा कि -1 से 2 जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे आंसर आता है, तो मैंने देखी यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। और 2 से 5 पॉजिटिव वाली पे है, तो मैंने देखी यहाँ पे पॉजिटिव का आंसर लिखा। और जब इसको सिंपल सॉल्व किया इंटीग्रेशन लेके, तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो 9 आ गया। तो आपको सिंपल ऐसे इंटीग्रेशन दी होगी और ऑप्शन में पूछा होगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है। और ये छोटा सा है, इस तरह के क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे से देखना है।
नेक्स्ट में कॉज वाला है। आपको पता है कि जब हम इसको क्वाड्रेंट पे ड्राइव करते हैं तो इसके सेंटर में जो है वो π/2 आता है। तो मैंने सिंपल इसको π/2 में इसको स्प्लिट कर दिया, और मैंने देखा कि जो मेरे पास 0 से π/2 है, इस पे हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, मैंने पॉजिटिव लिया, और इसके दरमियान में नेगेटिव नेगेटिव होता है, मैंने नेगेटिव लिया। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन लेके जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास सी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट में ये एग्जांपल है टेन की है। टेन को आपको पता है साइन ओवर कोस लिखा जा सकता है। तो इसके ऊपर मैंने नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये सेपरेट होगा नेचुरल हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉ। फिर उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे देखे प्रॉपर्टी अप्लाई की है। प्रॉपर्टी में यहाँ पे जब ए था, 0 से ए था, तो देखे a माइनस एक्स था, अब a की जगह पर π/2 है। तो आपने सिंपल जो है π/2 में से x माइनस करेंगे। आपने हाफ एंगल के फॉर्मूले जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में है वो याद किए होंगे, उस टाइप भी आपने देखे होंगे। तो आपको पता है कि जब π/2 आ जाता है इस तरीके से, तो साइन अपना जो है वो चेंज हो जाता है, साइन उस टाइम कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कॉस आ गया, और उस टाइम पे हमारे पास कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। सिंपल आपने वो हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर इस तरीके से जब भी आ जाए तो आपको हमेशा वो हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एक बार आप फर्स्ट ईयर की बुक से फॉर्मूलाज भी देख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो क्या फॉर्मूले थे। एक तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और दूसरा आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। फिर सिंपल आप इंटीग्रेशन है, ये क्वेश्चन सॉल्व है। असल में जो मेन काम है वो शुरू वाला होता है, हमें स्टार्ट नहीं करना आ रहा होता कि हमने स्टार्ट क्या करना है, ये प्रॉपर्टी क्या लेनी है। जब आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो आप सिंपल बस एंड में इंटीग्रेशन लेके जैसी भी आ रही है आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग है इसका वो इम्पोर्टेंट है। तो अब नीचे मैंने काफी सारे एग्जांपल सॉल्व भी की हुई हैं, आप अदरवाइज इसकी जो की बुक मैंने ग्रुप में सेंड की है वहां से भी कर सकते हैं। अदरवाइज इधर से देख लें, यहाँ पर भी मैंने जो है वो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट सी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग मजीद अगर एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं लेकिन वो लेंथी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कर लें, अदरवाइज ये जो मैंने लिखी है ये तो लाजमी करनी है आपने। ये बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पे देखिए 2 पाई था तो मैंने 2 स्टार्ट में ले लिया, पाई आ गया, वही एन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद सिंपल मैंने फॉर्मूला जब इसके ऊपर अप्लाई किया, आपको पता है ये डेरिवेटिव के जो चैप्टर 2 था कैलकुलस का, उसमें कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे जो कि मैंने याद करने के लिए आपको कहे थे। तो ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर π/2 आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिंपल इसके ऊपर मैंने फिर से ये a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को i के इक्वल लेट किया। तो i के इक्वल जब मैंने लेट किया, लेट करने के बाद मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो जब मैंने इसको मजीद सिंपलीफाई किया तो अगेन मेरे पास i ही बन जाता है। तो मैंने फिर क्या किया, इधर भी i था, ये माइनस i था, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो गया, प्लस का i हो गया। तो i 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इस पूरी इंटीग्रेशन का आंसर 0 है। जाहिर बात है आप चैप्टर नंबर 4 करके आए हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, मैंने पीडीएफ जो है वो सेंड कर दिया है।